डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह टॉपिक है साधनों का उत्पादन फलन, यानी दो साधनों का उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन विद टू वेरिएबल फैक्टर। दो साधनों के उत्पादन फलन के अंतर्गत हम जो अध्ययन करेंगे उसमें कार्व डगलस उत्पादन फलन का भी अध्ययन करेंगे और दो साधनों के अंतर्गत जो उत्पादन फलन है उसमें हम ISO क्वांट यानी समोत्पाद वक्रों के साथ में इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी हाल के वर्षों में साधनों के उत्पादन फलन का जब हम अध्ययन करते हैं तो साधनों के संयोग की दृष्टि से उत्पादन के संतुलन की जो व्याख्या है उस व्याख्या को करने के लिए एक नई तकनीक जिसे हम समोत्पाद वक्र यानी ISO क्वांट बोलते हैं का प्रयोग बहुत अधिक होने लगा है। और समोत्पाद वक्र मांग सिद्धांत के अनादिमान वक्र की तरह ही काम करते हैं। उत्पादन के सिद्धांत का अध्ययन समोत्पाद वक्रों की सहायता से किया जाएगा। अब हमें सबसे पहले यह समझना है कि समोत्पाद वक्र होते क्या हैं। तो देखिए, समोत्पाद वक्रों का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ ISO क्वांट, मीनिंग ऑफ ISO क्वांट्स। अब देखिए, समोत्पाद जो वक्र हैं इनमें जिस प्रकार अनधिमान जो वक्र हैं वह वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को व्यक्त करते हैं जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। उसी तरह समोत्पाद वक्र दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे समान मात्रा में उत्पादन संभव होने के कारण उत्पादन उनमें उदासीनता या उदासीन सा होगा, अर्थात उसका उन संयोगों के मध्य कोई अनधिमान नहीं, यानी अनधिमान नहीं होता है। और इसीलिए समोत्पाद जो वक्र हैं उन समोत्पाद वक्रों को उत्पादन का अनधिमान वक्र भी कहते हैं। फिर से आप एक बार इसे देखें कि जिस प्रकार अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को व्यक्त करते हैं जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, उसी तरह से समोत्पाद वक्र दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करते हैं जिनसे समान मात्रा में उत्पादन संभव होने के कारण उत्पादक उनमें उदासीन सा होगा, अर्थात उसका उन संयोगों के मध्य कोई अधिमान नहीं है या अधिमान होगा। इसलिए समोत्पाद वक्र को उत्पादन अनधिमान वक्र कहा जाता है। अब देखिए क्या है, यहाँ एक टेबल के माध्यम से हम इसे समझेंगे कि देखिए संयोग, हमने यहाँ क्या लिया है, संयोग लिए हैं और A B C D E ये संयोग हैं। नेक्स्ट इसमें श्रम की इकाइयाँ हैं
श्रम और इसके बाद पूंजी की इकाइयाँ। तो देखिए श्रम की जो इकाइयाँ हैं उनमें 1 2 3 4 5 और पूंजी की जो इकाइयाँ हैं उसमें पूंजी में देखेंगे यानी 12, नेक्स्ट हो गई 8 5 3 और 2। अब देखिए इस टेबल के माध्यम से आप यह देखें, जो मैंने आपके समक्ष टेबल बनाई है, इस टेबल में आप देख रहे हैं कि जो संयोग हैं A B C D E और जो श्रम की मात्रा है वह 1 2 3 4 5 है। वहीं पूंजी की जो इकाइयाँ लगाई गई हैं वह 12 8 5 3 2 लगाई गई हैं। अब देखिए इस टेबल के माध्यम से क्या है, जो मैंने आपके समक्ष जो सारणी तैयार की है, इस सारणी में आप देख रहे हैं कि यहाँ यह मान लिया है कि किसी पदार्थ को उत्पादित करने के लिए दो साधनों यानी श्रम तथा पूंजी, श्रम और पूंजी का प्रयोग होता है। आरंभ में संयोग A, कौन सा A, जो साधन की श्रम की 1 इकाई तथा पूंजी की 12 इकाई व्यक्त करता है, के द्वारा वस्तु की एक निश्चित मात्रा उत्पादित की जाती है। अन्य सभी साधन या संयोगों से भी समान उत्पादन होता है। जैसे A में श्रम की 1 इकाई, पूंजी की 12 इकाइयाँ हैं और इनसे जो उत्पादन हुआ है वह कोई भी उत्पादन हुआ, मान लीजिए 1 इकाई या 2 इकाई या 4 इकाइयों का उत्पादन किया, अगर वहीं चेंज कर दिया जाए, श्रम की 2 इकाइयाँ लगाई जाएँ, पूंजी की 8 इकाइयाँ लगाई जाएँ तो भी उत्पादन उतना ही होता है। श्रम की अगर 3 इकाई लगाएं और पूंजी की 5 इकाई लगाएं तो भी उत्पादन उतना ही होता है। श्रम की अगर 4 इकाइयों को लगाते हैं और पूंजी की 3 इकाइयों को लगाते हैं तो जो उत्पादन है वह समान ही होता है। श्रम की अगर हम 5 इकाइयों को लगाएं, पूंजी की 2 इकाइयों को लगाएं तो भी उत्पादन समान ही है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, संयोग जो B दिया हुआ है, इस B संयोग में जो श्रम की 2 इकाइयाँ प्लस पूंजी की 8 इकाइयाँ को इसी तरह से C जो श्रम में की 5 इकाइयाँ श्रम की 3 इकाइयाँ, पूंजी की 5 इकाइयाँ, D में आप देख रहे हैं श्रम की 4 इकाइयाँ, पूंजी की 3 इकाइयाँ और E में श्रम की 5 इकाइयाँ हैं, पूंजी की 2 इकाइयाँ हैं, जो मिल करके प्रत्येक से वस्तु की 100 इकाइयाँ उत्पादित की जाती हैं। अब देखिए दोनों ही जो समान संयोग हैं, जो ISO क्वांट यानी समोत्पाद वक्र हैं, इन समोत्पाद वक्रों के लिए हमने इन सभी संयोगों को ग्राफ पेपर पर लिया है और ग्राफ पेपर पर लेने के बाद में जो टेबल तैयार होगी या जो आपके समक्ष ग्राफ तैयार होगा उससे आपको ये पता लग जाएगा कि श्रम की 1 इकाई लगाने से पूंजी की 12 इकाइयों को अगर हम लगाते हैं तो उत्पादन कितना होता है। श्रम की अगर 2 इकाइयाँ लगाएं और पूंजी की 8 इकाइयों को लगाते हैं तो उत्पादन कितना होता है। श्रम की अगर हम 3 इकाई लगाएं, पूंजी की 5 इकाइयों को लगाएं तो उत्पादन कितना होगा। 4 इकाई लगाएं और 3 इकाई लगाएं तो उत्पादन कितना होगा। 5 और 2 इकाइयों को अगर हम लगाते हैं तो उत्पादन कितना होता है। तो इसके लिए मैं आपके समक्ष एक रेखा चित्र का निर्माण कर रहा हूं और उस रेखा चित्र के माध्यम से आप इसे अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं कि क्या है। चलिए देखिए रेखा चित्र, यहाँ मैं आपके समक्ष 2 रेखा चित्रों का निर्माण करूँगा।
यानी मूल बिंदु O, और इस पर हम श्रम की इकाइयों को ले रहे हैं 1 2 3 4 5, और ये है एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस है, और इस पर हम जो इकाइयाँ ले रहे हैं वह है 2 4 6, यानी 2 4 6 8 10 और 12। अब देखिए ये क्या है, श्रम की इकाइयाँ हैं, और नेक्स्ट हैं पूंजी की इकाइयाँ। यहाँ जो टेबल मैंने आपके समक्ष बनाई थी उसमें ए संयोग पर श्रम की 1 इकाई का अगर हमने उपयोग किया था तो पूंजी की 12 इकाइयों का उपयोग किया था, यानी पूंजी की कितनी इकाइयाँ थी 12, और इसे देख रहे हैं आप नेक्स्ट श्रम की 2 इकाइयाँ जब हमने लगाई थी तब पूंजी की कितनी इकाइयाँ थी 8 इकाइयाँ। तो देखिए ये 8 इकाइयों को देखें यहाँ से, आगे श्रम की अगर 3 इकाइयों का जब हम उपयोग करते हैं तो वहाँ जो हम श्रम की 3 इकाइयों का जब उपयोग करते हैं तो पूंजी की जो इकाइयाँ हैं वह कितनी इकाइयाँ हैं 5 इकाइयाँ हैं। तो चलिए हम 5 इकाइयों को यहाँ से ले लेते हैं, ये 5 इकाइयाँ हैं, और ये रहा आपका नेक्स्ट आप देख रहे हैं अगर हम श्रम की 4 इकाइयाँ लेते हैं तो पूंजी की कितनी इकाइयाँ थीं, पूंजी की वहाँ इकाइयाँ हैं आपके 3, और 3 इकाइयों को देखिए आप, ये 3 इकाइयाँ हैं, और 3 इकाइयों से यहाँ देखते हैं नेक्स्ट अगर 5 इकाइयों का उपयोग जब हम करते हैं तो 5 इकाइयों से देखिए आप, ये रहा। अब देखिए क्या करें हम, इससे इससे इसे ये और ये जो आपके समक्ष बना है, इससे हम ये जो रेखा मैंने आपके समक्ष खींची है, यह रेखा ISO क्वांट यानी समोत्पाद वक्र रेखा है। कौन सी है, समोत्पाद वक्र रेखा, और इसे मैंने Q से रिप्रेजेंट किया है Q1। अब देखिए या आप डायरेक्ट Q से भी कह सकते हैं, Q है। नेक्स्ट आपके समक्ष जो मैं दूसरा रेखा चित्र निर्माण कर रहा हूँ, दूसरे वाले में आप देखेंगे यहाँ भी समोत्पाद वक्र हैं, और उन समोत्पाद वक्रों को जो कि समोत्पाद वक्र अब देखिए ये मैंने आपके समक्ष 3 समोत्पाद वक्र खींचे हैं, यानी Q1 Q2 Q3, नेक्स्ट भी खींच सकते हैं हम, यानी
चलिए Q2, Q3 और ये Q4 हैं। अब देखिए आप किसी भी बिंदु पर आप देखेंगे इसमें, तो देखिए अगर मान लीजिए मैंने इस बिंदु को लिया है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो फैक्ट मैंने आपके समक्ष जो त्रिभुज टाइप बनाया है, यानी जो त्रिभुज है इसमें डेल्टा y और ये डेल्टा x देख रहे हैं, और इसके जो दो बिंदु हैं यानी एक G है और दूसरा H है। अब देखिए ये मूल बिंदु O, ये x एक्सिस यानी फैक्टर कौन सा है x, नेक्स्ट फैक्टर y और ये y एक्सिस है। अब देखिए y पर हमने क्या लिया है, y पर लिया है पूंजी को, और x पर हमने किसको लिया है, श्रम को। तो देखिए ये क्या, अगर हम पूंजी की मात्राओं को कम करें तो पूंजी की मात्राएं, जैसे मैंने आपके समक्ष जो टेबल तैयार की थी यानी A, B, C, D और E, जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 श्रम की इकाइयाँ थीं, और यहाँ आप देख रहे थे पूंजी की जो इकाइयाँ थीं 12, इसके बाद 8, 5, 3 और 2 थीं। तो यहाँ देख रहे हैं अगर हम किसी भी एक चीज़ की मात्रा को बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु की जो मात्रा है, यानी अगर हम पूंजी की मात्रा को कम करें, G से नीचे लेके आएँ, तो ऑटोमेटिकली जो श्रम है उस श्रम की उत्पादकता या श्रम बढ़ता चला जाता है। क्या होता है, श्रम बढ़ रहा है। जैसे डेल्टा y परिवर्तन का सूचक है और डेल्टा x भी परिवर्तन का सूचक है। अब देखिए आगे रेखा चित्र में जो मैंने तैयार किया है, इस रेखा चित्र में A एक समोत्पाद वक्र Q खींचा गया, जिस पर यानी दो समोत्पाद वक्र, दो मैंने आपके समक्ष रेखा चित्र बनाए, एक A और दूसरा B। तो देखिए A में क्या हुआ है, रेखा चित्र A में एक समोत्पाद वक्र Q खींचा गया जिस पर साधनों के विभिन्न संयोग स्थित हैं। यह समोत्पाद वक्र Q दो साधनों के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जो उत्पादन की 100 इकाइयों का उत्पादन करते हैं या 100 इकाइयों को उत्पादित करते हैं और यह उत्पादन होता है। अब देखिए इसके साथ ही समोत्पाद वक्र के अंतर्गत नेक्स्ट क्या है कि समोत्पाद वक्र जो दिया है उस वक्र में मांग के सिद्धांत के अनधिमान वक्रों यानी इंडिफरेंस जो कर्व हैं उस कर्व के समान है। क्या है, इंडिफरेंस कर्व के समान हैं। इसमें देखिए जो इंडिफरेंस कर्व यानी जो समोत्पाद वक्र मैंने आपके समक्ष खींचे हैं, ये समोत्पाद वक्र और इंडिफरेंस कर्व यानी अनधिमान वक्र दोनों ही एक जैसे हैं। और इसमें पहले वाले में 100 इकाइयाँ, दूसरे में 200, 300 और 400 इकाइयों का उत्पादन हम कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या होता है कि जो समोत्पाद वक्र है वो समोत्पाद वक्र के सिद्धांत के अनधिमान वक्रों को यानी इंडिफरेंस कर्व्स के समान है, लेकिन इन दोनों
में एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। किसमें? अनधिमान वक्रों में और ISO क्वांट यानी समोत्पाद वक्रों में। इन दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर होता है, और वह जो महत्वपूर्ण अंतर होता है वह यह है कि एक अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को व्यक्त करता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। वहीं दूसरी ओर क्या होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुष्टि गुण अथवा संतुष्टि एक मानसिक चीज होती है जिसको मापा नहीं जा सकता है। यही कारण है कि अनधिमान वक्रों को प्रायः क्रमवाचक संख्याओं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आदि से व्यक्त करते हैं, जिसका तात्पर्य यह होता है कि ऊंचे अनधिमान वक्र अधिक संतुष्टि को दर्शाते हैं, किंतु यह नहीं बताते क्या नहीं बताते हैं कि किसी की जो वस्तु है उस वस्तु की कितनी अधिक मात्रा या कितना अधिक इसके विपरीत समोत्पाद वक्रों को सरलता से उनके अनुरूप उत्पादन फलन या उत्पादन मात्रा द्वारा दिखाया जा सकता है। और जब ये दिखाया जाता है तो पदार्थ का जो उत्पादन है उस उत्पादन के एक भौतिक चीज होती है जिसे भौतिक इकाइयों में आसानी से मापा जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक समोत्पाद चित्र में कई समोत्पाद वक्र तो हो सकते हैं, या समोत्पाद वक्र हों तो क्या होता है, हम यह जान सकते हैं कि किसी एक समोत्पाद वक्र पर उत्पादन किसी अन्य वक्र की तुलना में कम या अधिक है। रेखा चित्र जो मैंने आपके समक्ष तैयार किया है दूसरा वाला यानी जो बी है, इस बी रेखा चित्र में एक समोत्पाद वक्र या समोत्पाद मानचित्र बनाया है जिसमें Q1, Q2, Q3, Q4 चार समोत्पाद वक्र मैंने दिखाए हैं जो क्रमशः 100, 200, 300 और 400 इकाइयों को दर्शाते हैं या इकाइयों का प्रोडक्शन दिखा रहे हैं। और यहाँ क्या होता है, जो समोत्पाद वक्र A2 समोत्पाद वक्र A1 की तुलना में क्या होता है, 20 इकाइयाँ यानी 100 इकाइयाँ अधिक है। अगर मैं इसे ये 100 है, यहाँ 200 है, यहाँ 300 है, यहाँ 400 है, तो जो समोत्पाद वक्र है इस समोत्पाद वक्र में जो इकाइयों को हमने दिखाया है वह इकाइयाँ 100, 200 दिखाई हैं। तो जो समोत्पाद वक्र 2 है वह समोत्पाद वक्र 1 की अपेक्षा 100 इकाइयों अधिक है। नेक्स्ट देखें, समोत्पाद वक्र Q3 और समोत्पाद वक्र Q2 को देखेंगे तो ये समोत्पाद वक्र 2 और समोत्पाद वक्र 3 में जो अंतर है वह भी 100 इकाइयों का है। नेक्स्ट और आगे भी 100 इकाइयों का अंतर है। तो जो उत्पादन है उस उत्पादन की जो इकाइयां हैं उन इकाइयों को यहाँ दर्शाया गया है। समोत्पाद वक्र Q2 समोत्पाद वक्र Q1 की तुलना में कितने अधिक है, 100 इकाइयाँ अधिक है और उत्पादन को व्यक्त करता है। लेकिन यहाँ क्या है, समोत्पाद वक्रों की दशा में यह ज्ञात करना संभव है कि किसी समोत्पाद वक्र पर उत्पादन किसी अन्य वक्र से कितना अधिक होता है या कम होता है, या तो अधिक होता है या कम होता है। और फिर इसके बाद में यहाँ तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को हम निकालते हैं। और जब हम तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को निकालते हैं जिसे हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल
सबस्टिट्यूशन बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें तकनीकी प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वह समझना है कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है। देखिए, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर की जो धारणा है, यह धारणा मांग के सिद्धांत की प्रतिस्थापन की दर की तरह ही है। अर्थात साधन श्रम की, साधन पूंजी के लिए तकनीकी जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, उसका अर्थ यह है कि साधन श्रम की एक इकाई पूंजी की कितनी इकाइयों के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है, जिससे उत्पादन मात्रा समान रहे। और तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को सारणी के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि एक साधन को हम दूसरे साधन के साथ कितनी तरह से प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसके लिए एक सारणी का मैं आपके समक्ष निर्माण कर रहा हूं और उसके माध्यम से हम इसे स्पष्ट करेंगे। चलिए, अब देखिए, जो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, इसमें संयोग कितने हैं? ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 संयोग हैं। और यहीं श्रम को देख लेते हैं। श्रम की जो इकाइयां हैं वह कितनी हैं? चलिए, श्रम की इकाइयों को भी देखें। श्रम की इकाइयां हैं 1 2 3 4 5। कितनी? 1 2 3 4 और 5 हैं श्रम की इकाइयों, श्रम की इकाइयाँ देख ली। नेक्स्ट पूंजी की इकाइयों को देखें, और पूंजी की इकाइयों को देखेंगे तो पूंजी की जो इकाइयाँ हैं वह कितनी हैं? 12, 8, 5, 3 और 2 हैं। अब देखिए, प्रतिस्थापन की सीमांत जो दर है, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। और तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर हम जब निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? देखिए, 12 में से 8 को अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4:1। कितना हो जाएगा? 4:1। यानी जो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वह पहले एक अगर हम श्रम की इकाई को लगाते हैं और 12 पूंजी की इकाइयों को लगाते हैं तो उत्पादन 100 इकाइयों के बराबर होता है। नेक्स्ट, अगर हम 2 इकाइयों को लगाते हैं तो जो उत्पादन है वह क्या होगा? 3:1 हो जाता है। यानी 3 इकाई पूंजी की लगा रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो ये अनुपात जो आता है वह 2:1 हो जाता है। और नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो 1:, यानी अनुपात 1 होता है। और यही तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। अब हम देखिए किताबी भाषा में क्या है। किताबी भाषा में है जो उपर्युक्त सारणी मैंने आपके समक्ष बनाई हुई है। इस उपर्युक्त सारणी में सभी संयोगों से समान उत्पादन होता है। और जब समान उत्पादन होता है अर्थात वे एक ही समोत्पाद वक्र पर स्थित हैं और संयोग ए अर्थात श्रम की 1 इकाई और पूंजी की अगर हम 12 इकाइयों को लगाते हैं तो जो उत्पादन है वह 100 इकाइयों के बराबर होता है। और संयोग अगर बी को देखें तो बी में श्रम की 2 इकाइयों को हमने लगाया है, पूंजी की यहाँ जो इकाइयाँ लगाई हैं वह 8 इकाइयाँ लगाई हैं। और इसकी तुलना में करने से यह स्पष्ट होता है कि श्रम की 1 इकाई पूंजी की 4 इकाइयों के स्थान पर प्रयोग हो सकती है, जबकि उत्पादन मात्रा समान रहती है। इसीलिए यहाँ पर जो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है जिसे हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल
सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसे हम MRTS से व्यक्त करते हैं। किससे? MRTS से व्यक्त करते हैं। और जब हम MRTS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को निकालते हैं तो आप देख रहे हैं तकनीकी जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वह 4:1, 3:1, 2:1, 1:1 आती है। और जब ये आती है तो तकनीकी जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है उसे हम कैसे निकालते हैं, यानी MRTS इक्वल टू क्या हो जाता है? MRTS इक्वल टू होता है आपका डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल हो जाता है। क्या होता है? डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा रिप्रेजेंट किसको करता है? परिवर्तन को। के रिप्रेजेंट किसे करता है? पूंजी को। डेल्टा किसे रिप्रेजेंट करता है? परिवर्तन को। एल किसे रिप्रेजेंट करता है? श्रम को। तो MRTS इक्वल टू जो होता है यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल को प्रदर्शित करता है, और जिसे डेल्टा यहाँ परिवर्तन का सूचक होता है। रेखा चित्र के बी भाग में जो मैंने बी भाग बनाया था, 2 रेखा चित्र आपके समक्ष बनाए थे, और उसके बी भाग में आपने देखा होगा कि उसको देखने पर पता चलता है कि जो समोत्पाद वक्र है उस समोत्पाद वक्र के Q1 पर जब उत्पादन बिंदु G से H पर आता है तो वह श्रम की डेल्टा L मात्रा को पूंजी की डेल्टा K मात्रा से या पूंजी की डेल्टा K मात्रा के स्थान पर प्रयोग करता है, तो उत्पादन जो मात्रा है वह समान रहती है। और जब उत्पादन मात्रा समान रहती है तो वहाँ उत्पादन कौन सा होता है? समान उत्पादन होता है। और जब समान उत्पादन वक्र पर रहता है तो इसीलिए बिंदु G और H के बीच जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वह सीमांत दर कौन सी है? डेल्टा K अपॉन डेल्टा L है। और जहाँ डेल्टा K अपॉन डेल्टा L के बराबर जब होती है तो जहाँ डेल्टा K अपॉन डेल्टा L समोत्पाद वक्र की जो ढाल है उस ढाल को प्रदर्शित करता है। अतः हम समोत्पाद वक्र के किसी बिंदु पर तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को ज्ञात कर सकते हैं। और जब हम तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को ज्ञात करते हैं जिसे हम MRTS बोलते हैं, तो वहाँ पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वह स्पर्श रेखा क्या होती है? ढाल से ज्ञात हो जाती है कि यहाँ उत्पादन का जो स्तर है वह क्या होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि तकनीकी प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वह सीमांत दर ह्रासमान में है या वृद्धिमान में है। तो देखिए तकनीकी प्रतिस्थापन की ह्रासमान सीमांत दर को हम ज्ञात करते हैं। तो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत जो दर है उसे हम ह्रासमान में कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए इसे भी देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे आप तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत जो दर है वह ह्रासमान है या कैसी है, देखिए इसे भी स्पष्ट कर लेते हैं। अब देखिए इसे ज्ञात करने के लिए
ये मैंने आपके समक्ष जो खींचा है समोत्पाद वक्र Q, और देखिए समोत्पाद वक्र Q में क्या है कि समोत्पाद वक्र में Q के पर एक तो K पॉइंट है K और एक है L। कितने? K और L दो बिंदु हैं, और K L जो बिंदु हैं इसमें पहला है T यानी T डैश, दूसरा मैंने मान लिया है J, और ये है आपका J डैश, ये X एक्सिस है, ये मूल बिंदु O, ये Y एक्सिस है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो मैंने लिया है यह क्या है, लेवर है, LABOUR, और ये है कैपिटल यानी पूंजी, पूंजी, और ये है श्रम। अब देखिए जो तकनीकी प्रतिस्थापन की ह्रासमान सीमांत दर है उसमें तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर के विषय में एक उल्लेखनीय बात यह होती है कि जैसे जैसे हम पूंजी के स्थान पर श्रम का प्रयोग बढ़ाया जाता है तो पूंजी की एक इकाई की संख्या जिनसे के स्थान पर श्रम की एक इकाई का प्रयोग हो सकता है घटती जाती है। उसे हम तकनीकी प्रतिस्थापन की ह्रासमान सीमांत दर का नियम बोलते हैं। और देखिए इस नियम का कारण ह्रासमान सीमांत प्रतिफल के नियम का लागू होना है। इसे मैंने आपके समक्ष एक रेखा चित्र बनाया है। इस रेखा चित्र के माध्यम से हम स्पष्ट करते हैं कि रेखा चित्र में एक समोत्पाद वक्र जो Q खींचा गया है, समोत्पाद वक्र कौन सा? Q, समोत्पाद वक्र Q खींचा गया है जिस पर दो बिंदु हैं, एक K है और एक L है। K बिंदु और L बिंदु हैं, और बिंदु K पर TT यानी T डैश क्या है, और बिंदु L पर J डैश दो स्पर्श रेखाओं को खींचा है, यानी T और T डैश, J और J डैश दो स्पर्श रेखाएं हैं। इन दोनों ही स्पर्श रेखाओं को जब हम खींचते हैं तो फिर क्या होता है, स्पर्श रेखा जो T डैश है की जो ढाल है वह ढाल जब हम निकालेंगे तो क्या होगी, OT अपॉन OT डैश, यानी OT अपॉन OT डैश। उसी तरह से अगर हम J पर देखेंगे तो J पर क्या होगी, यानी OJ अपॉन OJ डैश हो जाती है। तो जहाँ OT अपॉन OT डैश के बराबर है, अतएव समोत्पाद वक्र Q के बिंदु K पर अगर हम तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को ज्ञात करते हैं, यानी MRTS इजिकल टू क्या हो जाएगा, MRTS इजिकल टू होगा आपका MRTS इजिकल टू होगा OT अपॉन OT डैश हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम L पर ज्ञात करते हैं तो क्या होगा, L पर ज्ञात करने के लिए लिखेंगे MRTS इजिकल टू, L पर हम जब ज्ञात कर रहे हैं तो OJ अपॉन OJ डैश हो जाती है MRTS। अब देखिए जब L बिंदु पर कौन सी होती है, OJ अपॉन OJ डैश, और जहाँ दोनों ही बराबर होती हैं, यदि कोई दो साधन एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न अगर होते हैं तो जिसमें एक दूसरे के स्थान पर सरलता से तथा भली भांति प्रयोग हो जाते हैं तो सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है वह कम नहीं होती है, फिर भी समान ही रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर तथा साधनों का सीमांत भौतिक उत्पाद को देखते हैं। तो देखिए
तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर और साधनों का सीमांत भौतिक उत्पाद, यह क्या है? तो देखिए यहाँ एक चीज़ और है कि जो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, उस सीमांत दर के विषय में एक उल्लेखनीय बात यह है कि यह साधनों के सीमांत भौतिक उत्पादों यानी MP मार्जिनल प्रोपेंसिटी में देखेंगे कि भौतिक उत्पाद जो फिजिकल प्रोडक्ट हैं उसके अंतर्गत भौतिक उत्पादों के जो अनुपात हैं वह अनुपात समान होते हैं। यदि हम एक समोत्पाद वक्र पर हम पूंजी का श्रम द्वारा प्रतिस्थापन करते हैं तो उत्पादन की जो मात्रा है वह मात्रा स्थिर रहने के कारण पूंजी में कमी होने से उत्पादन मात्रा में कमी, श्रम में वृद्धि होने से उत्पादन मात्रा में वृद्धि के समान होगी। नेक्स्ट क्या है? समोत्पाद वक्र पर श्रम द्वारा पूंजी के प्रतिस्थापन से उत्पादन मात्रा में कमी पूंजी के सीमांत भौतिक उत्पादन और उसकी कम हुई मात्रा के गुणनफल के बराबर होगी। यदि अगर ये गुणनफल के बराबर होती है तो फिर क्या होता है? और तो इस प्रकार श्रम के अधिक प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि के भौतिक सीमांत उत्पादन और उसकी मात्रा में वृद्धि के गुणनफल के बराबर होती है। और जब यह गुणनफल के बराबर होती है तो जो समोत्पाद वक्र है उस पर देखेंगे क्या आएगा? डेल्टा के अपॉन क्या होगा? डेल्टा के इंटू, देखिए, इंटू MP की डैश के MP के प्लस डेल्टा L इंटू MPL। अब देखिए यहाँ ले लेता हूँ, जगह नहीं है। डेल्टा के MP के प्लस डेल्टा L इंटू MPL इजिकल टू 0 होता है। और जब ये 0 होता है तो फिर क्या होता है? डेल्टा के इंटू MP के यानी डेल्टा के इंटू MP के इजिकल टू क्या होगा? इजिकल टू डेल्टा L इंटू MPL हो जाएगा। और जब यह होता है तो क्या निकल के आएगा आपके समक्ष? डेल्टा के अपॉन डेल्टा L इजिकल टू, अब देखिए, MPL अपॉन MPK। और इसके बाद में यहाँ हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जब डेल्टा के अपॉन डेल्टा L होता है तो जब हम इसे परिभाषित करते हैं तो क्या होता है? तकनीकी प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है उस सीमांत दर के समान ही होता है। अतः MRTS L के क्या? MRTS L के इजिकल टू क्या होगा? यहाँ जो होगा वह होगा MPL अपॉन MPK। और जब ये होता है MPK तो फिर क्या होता है? इसमें श्रम की जो पूंजी है वह पूंजी के लिए प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है उस सीमांत दर को दो साधनों की सीमांत भौतिक उत्पादों के अनुपात के बराबर होती है। और जब ये उसके अनुपात के बराबर होती है
तो फिर इसमें एक चीज़ और आती है और वह है समोत्पाद वक्र। अब देखिए समोत्पाद वक्रों के हम लक्षणों को और देख लेते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ISO क्वांट्स को देखते हैं। तो इसमें देखिए समोत्पाद जो वक्र हैं, इस समोत्पाद वक्र के अंतर्गत इसके जो लक्षण हैं, वह लक्षण में समोत्पाद वक्रों के जो लक्षण हैं उन लक्षणों में वही जो अनादिमान वक्रों पर लागू होते हैं वही समोत्पाद वक्रों पर लागू हो जाते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और है कि जब ये दोनों ही एक दूसरे पर लागू होते हैं, यानी इंडिफरेंस कर्व और ISO क्वांट, समोत्पाद वक्र और अनादिमान वक्रों के लक्षण दोनों के एक समान ही होते हैं। और जब एक समान होते हैं तो सबसे पहले ये कंडीशन होती है कि समोत्पाद वक्र कभी भी दाईं ओर नीचे को झुका हुआ नहीं होता है, यानी समोत्पाद वक्र दाईं ओर नीचे को झुका होता है। और जब ये झुका होता है तो इसमें क्या होता है, इसका कारण यह है कि कैसा होता है, समोत्पाद वक्र इस टाइप का होता है, ऊपर से नीचे झुका हुआ यानी ऋणात्मक होता है। और इसका कारण यह है कि यदि श्रम की मात्रा बढ़ाई जाती है तो उत्पादन मात्रा स्थिर रखने के लिए पूंजी की मात्रा को हमें घटाना ही होगा। अगर हम घटाएंगे नहीं तो ये नियम लागू नहीं होगा। समोत्पाद वक्र के नीचे की ओर गिरने की विशेषता एक उचित मान्यता पर आधारित है, जो यह है कि साधनों के सीमांत भौतिक उत्पाद यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट्स ऑफ फैक्टर्स के अंतर्गत धनात्मक होते हैं। और यही कारण है कि समोत्पाद वक्र पर जब एक साधन बढ़ाया जाता है तो उसके उत्पादन में वृद्धि तो होती ही है, तो दूसरे साधन की मात्रा को घटाना आवश्यक होता है। अगर हम दूसरे साधन की मात्रा को नहीं घटाएंगे तो ये नियम लागू नहीं होगा। और वह नियम कौन सा है, समोत्पाद वक्र दाईं ओर नीचे की ओर झुका होता है। अब दूसरी चीज एक और भी है कि धनात्मक सीमांत समोत्पाद वक्र या धनात्मक सीमांत उत्पाद के साधन को बढ़ाने पर दूसरे धनात्मक सीमांत उत्पादन के साधन को घटाया नहीं जाता है तो उत्पादन का जो स्तर है वह स्तर स्थिर नहीं रहेगा। साधनों के सीमांत भौतिक उत्पाद धनात्मक होते हैं, जिसका समोत्पाद वक्रों पर या समोत्पाद वक्रों में प्रायः प्रयोग किया जाता है। परिवर्तनशील अनुपात में या परिवर्तनशील अनुपात के नियम के विश्लेषण में हमने यह बताया है कि उत्पादन फलन की तृतीय जो अवस्था है, इससे पहले मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि तकनीकी जो सीमांत उत्पादन है उस सीमांत उत्पादन की जो तृतीय अवस्था है उस तृतीय अवस्था में परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है, जिससे इस अवस्था में श्रम जैसे परिवर्तनशील साधन के अधिक प्रयोग से कुल उत्पादन में कमी होती है। ऐसा संभव है, किंतु कोई विवेकशील उत्पादक हमेशा क्या करता है, जिसका वस्तु उत्पादन को न्यूनतम लागत पर करने अथवा लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य होता है, तो उत्पादन फलन की इस तृतीय अवस्था में परिवर्तनशील साधन की इतनी अधिक मात्रा प्रयोग नहीं करेगा, क्यों, जिससे उसका सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाए। और इसके बाद सीमांत उत्पादन अगर उसका ऋणात्मक होगा तो वह उस स्टेज में जाना पसंद नहीं करता है। अतः साधनों के धनात्मक कीमतें देने के कारण इसका इतनी मात्रा में
प्रयोग हो जिससे उसका सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाए, विचार में नहीं लाया जा सकता है। फिर इसके बाद दूसरा इसका जो करेक्टर है या दूसरा जो लक्षण है वह दूसरा लक्षण है कि यानी कोई दो समोत्पाद वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं, इसका भी कुछ कारण है। तो देखिए यहाँ यदि दो समोत्पाद वक्र, माना कि एक समोत्पाद वक्र 40 इकाइयों का उत्पादन करता है और दूसरा समोत्पाद वक्र 60 इकाइयों का उत्पादन करता है, तो क्या होगा, एक दूसरे को काटें तो इन साधनों का जो कोई ना कोई एक ऐसा संयोग होगा जो यानी कॉमन होगा, दोनों का एक कॉमन हो जाएगा। और जब कॉमन हो जाता है तो ये नियम लागू नहीं होता है, जो साधनों को या दोनों समोत्पाद वक्रों पर स्थित होता है। और इसके लिए फिर मैं आपके समक्ष एक और रेखा चित्र का निर्माण कर देता हूं और उस रेखा चित्र के माध्यम से इसे स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए क्या है, दूसरे में क्या है, दो समोत्पाद वक्र हैं, एक 40 वाला है और एक 60 इकाइयों के उत्पादन वाला है। एक तो 40 इकाइयों का उत्पादन करता है और एक 60 इकाइयों का उत्पादन करता है। तो देखिए 40 इकाइयों के और 60 इकाइयों के उत्पादन वक्र को देखें। ये दो समोत्पाद वक्र मैंने खींचे हैं, एक Q1 और एक Q2, Q1 और Q2। और यहाँ देख रहे हैं आप, ये एक C बिंदु पर काटते हैं एक दूसरे को, C बिंदु पर। इनमें एक 40 का उत्पादन करता है, दूसरा 60 इकाइयों का उत्पादन करता है। तो यहाँ देख रहे हैं जो रेखा चित्र मैंने आपके समक्ष बनाया है, इस रेखा चित्र में दो समोत्पाद वक्र Q1 और Q2 जो क्रमशः 40 और 60 इकाइयों के उत्पादन को प्रकट करते हैं, बिंदु C पर एक दूसरे को काटते हैं या एक दूसरे को काटते हुए दिखाए गए हैं। और यहाँ देखते हैं कि बिंदु C पर या C द्वारा व्यक्त दो साधनों का संयोग दोनों ही साधनों के या दोनों समोत्पाद वक्र पर स्थित है। इसका अर्थ यह है कि संयोग C के समोत्पाद वक्र पर Q1 के अनुसार उत्पादन की 40 इकाइयाँ उत्पादित होती हैं और उसी संयोग C के से समोत्पाद वक्र जो Q2 है वह भी गुजरता है और वह 60 इकाइयों का उत्पादन को बताता है, जो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट इसके बाद में इसका तीसरा जो लक्षण है वह तीसरा लक्षण होगा कि समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर के आएंगे हम, वह टॉपिक होगा समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। इसका हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।